अच्छा जी, नहीं मैं दोबारा डिस्कस कर रहा हूँ कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मींस रैपिड इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन, ठीक है, एंड इट बिकम्स अ थ्रेट। अच्छा, बेसिकली पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बिकम्स अ थ्रेट when there is no match between population and resources. Keep this thing in your mind that population explosion is a threat when there is no match between resources and population. जब रिसोर्सेज आपके कम हों और ह्यूमन पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो उस वक्त पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है वो सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और इवन एनवायरमेंटल इश्यूज कॉज करेगी। ठीक है जी। इस एक कंट्री को आप ओवर पॉपुलेटेड उसी वक्त कहते हैं जब उसके नेचुरल रिसोर्सेज उसकी नीड्स या रिक्वायरमेंट्स को पूरा ना कर सकें और उसके नेचुरल रिसोर्सेज इनसफिशिएंट हों और लोगों की डिमांड्स ज्यादा हों, तो दैट कंट्री इज कॉल्ड ओवर पॉपुलेटेड। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ी सी एक चीज बताता हूँ, ये अभी इंट्रोडक्शन ही है, कि जो वेरी बेसिक रीजन है रैपिड पॉपुलेशन की, वो इनफैक्ट आपकी साइंटिफिक टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स हैं जो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद आई हैं। आपने नेचुरल डिजास्टर्स को ओवरकम करना शुरू कर दिया, आपने डिजीजेस को ओवरकम करना शुरू कर दिया, आपने एपिडेमिक्स को ओवरकम करना शुरू कर दिया, आपने फूड की प्रोडक्शन बढ़ाना शुरू कर दी। तो वो फैक्टर्स जो डेथ रेट को बढ़ा रहे थे, उन फैक्टर्स को आपने कंट्रोल किया। तो इसलिए अगर आप रिसेंटली देखें, अभी मैं डाटा आपके साथ शेयर करूंगा, तो आप देखिएगा कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से ऑनवर्ड ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत रैपिडली इंक्रीज हुई है। अच्छा, एक चीज बड़ी अहम है कि जब वर्ल्ड जो है वो ओवर पॉपुलेटेड हो जाता है या पॉपुलेशन की मल्टीप्लिकेशन ज्यादा होती है तो कंपटीशन बढ़ जाता है, और जब लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे, कंपटीशन इंक्रीज होगा, तो अल्टीमेटली उस सोसाइटी के अंदर सोशल क्योस आएगा, डिस्टरबेंस आएगी, टर्बुलेंस आएगी। ठीक है, तो लिहाजा ये सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज जनरेट होंगे। जहां तक एनवायरनमेंट का मसला है, जितने ह्यूमन बींग्स ज्यादा होंगे, ह्यूमन एक्टिविटीज बढ़ेंगी, रिसोर्सेज की एक्सप्लॉयटेशन होगी, डिफॉरेस्टेशन होगी, वेस्ट जनरेशन होगी, इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट होगी, पोल्यूटेंट्स जनरेट होंगे और हमारा एनवायरनमेंट डिग्रेड होना शुरू हो जाएगा। तो ये चीज आप ध्यान में रखें कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज बेसिकली अ थ्रेट। इसको हम कहते हैं मदर ऑफ सोशल इवल्स, ठीक है, बल्कि मदर ऑफ ऑल इवल्स। जितनी आप सोसाइटी के अंदर मसाइल हैं, वो चाहे सोशल नेचर के हों, इकोनॉमिक नेचर के हों, पॉलिटिकल नेचर के हों और इवन इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो, दैट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। सो दिस इज बेसिकली द इंट्रोडक्शन ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। बच्चों, मैं आगे जा रहा हूँ, आगे चलते हैं। अब थोड़ी सी ना मैं आपको बताता हूँ कि अगर ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखें तो ह्यूमन पॉपुलेशन किस तरह से इंक्रीज हुई है। देखिए, अगर लास्ट 50 इयर्स या 70 इयर्स में आप देखें तो ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज बहुत बड़ा है, और आपकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो 1.5% पर एनम रही है इंक्रीज। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताता हूँ बच्चों, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं और डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इनमें अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज को देखें तो डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट सिर्फ 1 से 2% के दरमियान रहा है, जबकि जो डेवलपिंग कंट्रीज है जहां पे ऑलरेडी रिसोर्सेज की कमी है, वहां पे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 3 से 4% के दरमियान रहा है। इसका मतलब है जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके अंदर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ज्यादा है एज कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज। अच्छा, अब जरा गौर कीजिएगा, ग्लोबल पर्सपेक्टिव में थोड़ा डाटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इनफैक्ट जब यूरोप के अंदर ये 1750s में आया है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो उस रेवोल्यूशन ने ह्यूमन लाइफ को रिवोल्यूशनाइज कर दिया। इंडस्ट्री डेवलप हुई और बहुत सारे ऐसे ट्रेंड्स आए जिसकी वजह से आपकी, मैंने जैसे अर्ज किया पहले, साइंटिफिक एडवांसमेंट्स हुई, ड्रग्स डेवलप होना शुरू हो गई, मेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन आ गई, फूड सप्लाई बढ़ना शुरू हो गई, ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज बेहतर होना शुरू हो गई, और मेडिकल फैसिलिटीज के बढ़ने से अल्टीमेटली डेथ रेट कम हुआ और बर्थ रेट बढ़ा। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा जो ट्रांजिशन आया है ना, वो जो आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है उसके बाद आया है। अब मैं थोड़ा सा ये आपको बताता हूँ, अगर आप टोटल पॉपुलेशन देखें ह्यूमंस की, तो अगर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले आप बात करें तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले जो ग्रोथ रेट था दैट वाज वेरी लो। अगर आप 180 से 1750 के दरमियान जाते हैं तो जस्ट 0.05% ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का, जो बहुत लो है।
अच्छा, अगर आप 1750 से 1850 में जाते हैं तो आपका ग्रोथ रेट 0.5% हो जाता है, यानी आप कहें कि 10% इंक्रीज हो जाता है 100 ईयर्स में। और फिर आप 1900s के करीब आते हैं तो 0.8% हो जाता है। आपको ये पता होना चाहिए कि अब जो ग्रोथ रेट है इस वक्त, जो 2020 की मैं बात कर रहा हूँ, वो बेसिकली आपका ग्रोथ रेट 2.1 से लेकर 2.5 के दरमियान है, जो कि बहुत ही ज्यादा है। अच्छा, अब जरा गौर कीजिए बच्चों, जो पॉपुलेशन आपकी 1650s में, 1650s मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले 470 मिलियन थी, अब जो इन 1989 में जाके 5000 मिलियन हो गई थी, यानी 5000 मिलियन का मतलब है 5 बिलियन। और अब ये 2099 तक ये एक्सपेक्टेड है कि आपकी जो पॉपुलेशन है ह्यूमंस की, ये 9000 मिलियन को क्रॉस कर जाएगी, यानी 9 बिलियन को टच करेगी, बल्कि क्रॉस कर जाएगी। और एवरेज ग्रोथ रेट जैसे मैंने 2.3 से 2.5 का अब बताया है कि ऑलमोस्ट इतना ग्रोथ रेट है। ठीक है जी, ग्लोबल जो ग्रोथ रेट पॉपुलेशन का है वो इस तरह से 2.3 से 2.5 के दरमियान वेरी कर रहा है। यहाँ पे 2.9 तक लिखा हुआ है, ये एक एक्सट्रीम वैल्यू है। अलबत्ता यहाँ पे जो करंटली आप देखेंगे कहीं पे, तो ये 2.3 से 2.5 के दरमियान वेरी कर रहा है। अच्छा, अगर हम पाकिस्तान की बात करेंगे, वो आगे मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन जितने भी मतलब डेवलपिंग कंट्रीज हैं विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान में बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, साउथ कोरिया है, थाईलैंड है। इन कंट्रीज में जो पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ज्यादा है, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट विद रिस्पेक्ट टू एरिया और विद रिस्पेक्ट टू मतलब एरिया हम कैलकुलेट करते हैं, और उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है ये टर्मिनोलॉजी आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये ध्यान में रखिए कि पाकिस्तान के अंदर जो फैमिली प्लानिंग सर्विसेज हैं, वो फैमिली प्लानिंग जिसको आप कहेंगे पॉपुलेशन प्लानिंग प्रोग्राम्स जो हैं, वो इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहे हैं एज कम्पेयर टू द अदर डेवलपिंग कंट्रीज। और उसकी बहुत सारी कॉजेज हैं, और उन कॉजेज को भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको थोड़ा डाटा बता रहा हूँ। ये देखें, कुछ ग्राफ्स हैं जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखें, ये ग्राफ जो है ये इंडिकेट कर रहा है कि आपकी 1750 से ऑनवर्ड एक बहुत बड़ी ट्रांजिशन आई है पॉपुलेशन इंक्रीज के हवाले से। और इसमें जो ये ग्रीन एरिया है ये डेवलपिंग कंट्रीज, और जो आपका ये येलो एरिया है ये डेवलप्ड कंट्रीज को इंडिकेट कर रहा है। यानी अगर 2050 तक अगर ह्यूमन पॉपुलेशन 10 बिलियंस को टच करती है, तो उसमें तकरीबन 85% कंट्रीब्यूशन जो है, सॉरी 85% कंट्रीब्यूशन पॉपुलेशन की जो होगी वो आपकी होगी, सॉरी किसकी, डेवलपिंग कंट्रीज की। और जो तकरीबन 15% कंट्रीब्यूशन होगी वो जस्ट डेवलप्ड कंट्रीज की होगी। यानी अगर 10 बिलियन पॉपुलेशन होगी तो 1.5 बिलियन पॉपुलेशन डेवलप्ड कंट्रीज, और तकरीबन 1.5 बिलियन डेवलप्ड कंट्रीज, और 8.5 बिलियन जो पॉपुलेशन होगी वो डेवलपिंग कंट्रीज कंट्रीब्यूट करेंगी। तो बहरहाल ये एक सिनारियो जो है दैट्स वेरी डेंजरस। फिर आगे चलते हैं जी। अब देखें, यहाँ पे इस ग्राफ में भी ये इंडिकेट हो रहा है कि आपकी जो पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा कम थी 1750 से ऑनवर्ड, इसके अंदर एक ग्रेजुअल इंक्रीज आना शुरू हुआ, और 1900 के बाद ये बहुत रैपिडली इंक्रीज हुई है। तो यानी ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो इनफैक्ट 1750 से ही बढ़ना शुरू हो गया था, लेकिन 1900s के बाद, क्योंकि 1900s के बाद जो इंडस्ट्री है उसके अंदर बहुत ज्यादा रैपिड ग्रोथ आई, और बहुत सारी ऐसी साइंटिफिक एडवांसमेंट्स हुई जिसकी वजह से ह्यूमन लाइफ के अंदर एक बहुत ही ऐसा ट्रांजिशन आया जिसकी वजह से उनका बर्थ रेट इंक्रीज हुआ और डेथ रेट कम हुआ। ठीक है, ये भी ग्राफ बड़ा अहम है। इसके बाद बच्चों ये देखें, ये ग्राफ भी बड़ा अच्छा। इन्वायरमेंटल साइंस में बच्चों अगर क्वेश्चंस के आप आंसर दे रहे होते हैं तो उसमें आपको ग्राफ बनाएंगे, आप डाटा देंगे, तो दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल। ये आप ध्यान में रखिएगा, ये ग्राफ सारे ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसको प्रॉपर वे से आप ड्रॉ करें, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर लें, तो दैट इज वेरी हेल्पफुल। ये पेपर में बड़ा हेल्पफुल होता है। ये ग्राफ भी बच्चों ऑलमोस्ट वही चीज इंडिकेट कर रहा है कि 1950 से ऑनवर्ड 2050 तक अगर 9 बिलियन को क्रॉस करती है आपकी पॉपुलेशन, सॉरी, तो ये पॉपुलेशन जो है एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ ये चीज इंडिकेट कर रहा है जी कि पॉपुलेशन बहुत रैपिड इंक्रीज कर रही है। एक ग्राफ जो आपको पेपर में बनाना चाहिए अगर इसका क्वेश्चन आ जाता है,
तो ये ग्राफ है जिसमें पूरी ह्यूमन हिस्ट्री को इंडिकेट किया गया है। देखें, अगर आप इवन स्टोन एज से स्टार्ट हो जाएं, आप ब्रॉन्ज एज में आए, आयरन एज में चले जाएं, मिडिल एजेस में चले जाएं, तो ये मिडिल एजेस तक ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा कम रही है। ये लॉन्ग वाई एक्सिस आपने पॉपुलेशन ली हुई है और लॉन्ग एक्स एक्सिस आपने टाइम पीरियड लिया हुआ। तो आप देखें कि मिडिल एजेस तक आते आते आपकी पॉपुलेशन जस्ट 1 बिलियन से कम थी, लेकिन जैसे ही आप मिडिल एज के बाद मॉडर्न एज में आए हैं और आपने इंडस्ट्रियल ग्रोथ किया है, यानी कि तो ये आपकी पॉपुलेशन जो है वो रैपिड इंक्रीज होकर 8 बिलियन को टच कर रही है। तो इट मींस दैट के जो बहुत बड़ा एक एक्लिविटी आई है, जो बहुत बड़ी ट्रांजिशन आई है पॉपुलेशन इंक्रीज के हवाले से, वो आपकी मॉडर्न एज में आई है। ठीक है, तो बच्चों ये ग्राफ्स हैं जो मैंने आपको कुछ दिखाए हैं, इनको आप जरा ध्यान में रखिएगा। ये जरूरी नहीं कि आप सब ड्रॉ करें, लेकिन एक से दो जो इम्पोर्टेंट आपको बेहतर आप ड्रॉ कर सकते हैं वो आप इसको ड्रॉ करिए अगर क्वेश्चन आ जाता है तो। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे एक चीज है, माल्थस की थ्योरी है पॉपुलेशन के हवाले से, और ये थ्योरी बच्चों डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर बहुत ही ज्यादा एप्लीकेबल है। ये माल्थस कौन था मैं आपको बता देता हूँ। माल्थस कोई साइंटिस्ट नहीं था, ये इकोनॉमिस्ट था। ये बंदा ना इकोनॉमी का माहिर, माशियात का माहिर था, और ये बड़ा एक फेमस इकोनॉमिस्ट है, और इसने एक बड़ी ही फेमस थ्योरी दी है जिसको माल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन कहा जाता है। बच्चों थ्योरी की मैं समरी आपको बता रहा हूँ, वो ये है कि वो कहता है कि ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीजेस ज्योमेट्रिकली बट रिसोर्सेज इंक्रीज इरिथमेटिकली। इसका मीनिंग ये है कि पॉपुलेशन बढ़ती है एक्सपोनेंशियली या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या एक्सपोनेंशियल प्रोग्रेशन ये होता है कि 2, 4, 8, 16, 32, ठीक है, यानी इस तरह, यानी कि जिसको आप एक्सपोनेंशियल कहते हैं, ग्रोथ हो रही है। लेकिन वो कहता है जनाब पॉपुलेशन तो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है, लेकिन रिसोर्सेज अरिथमेटिकली ग्रो कर रहे हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है 1, 2, 3, 4, 5। इसका मतलब है कि अगर इसकी थ्योरी को हम सही कंसिडर कर लें तो देयर इज नो मैच बिटवीन पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेज। पॉपुलेशन बहुत रैपिड इंक्रीज हो रही है, लेकिन रिसोर्सेज जो है वो बहुत जो है वो कम इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये मैच नहीं होगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, इसकी थ्योरी जो है दैट इज एप्लीकेबल टू डेवलपिंग कंट्रीज। हिज थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल टू ऑल कंट्रीज। हर जगह पे ये थ्योरी को अप्लाई नहीं किया जा सकता, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज के बहुत सारे सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस होते हैं, पॉलिसीज इश्यूज होते हैं, मैनेजमेंट क्राइसिस होती है, जिसकी वजह से उनकी रिसोर्स को एक्सप्लॉयट करने की सलाहियत कम होती है, और अल्टीमेटली उसकी वजह से अगर वहां पे पॉपुलेशन इंक्रीज करती है तो रिसोर्सेज उस पॉपुलेशन को मैच नहीं कर सकते, यानी रिसोर्सेज और पॉपुलेशन के दरमियान यानी इन कॉन्सोनेंस विद ईच अदर वो नहीं होते, एक दूसरे की मुताबिकत में नहीं होते, जिसकी वजह से वहां पे फिर प्रॉब्लम्स और इंक्रीज होती हैं। तो माल्थस की थ्योरी को बहुत सारे लोग रिफ्यूट भी करते हैं, लेकिन इस थ्योरी को डेवलपिंग कंट्रीज के लिए स्टिल वैलिड कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो माल्थस की थ्योरी पॉपुलेशन के हवाले से इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान में रखिएगा। बच्चों यहां तक बात समझ में आई है आप लोगों को? यहां तक आपको बात समझ में आई है? मुझे जरा प्लीज बताएं, फिर आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, लोगरिथमिक प्रोग्रेशन है? नहीं, लोगरिथमिक भी कह सकते हैं इसको, ज्योमेट्रिक भी कह सकते हैं। वैसे बेसिकली ना मैं आपको बताता हूँ, ये इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल इंक्रीज। ठीक है, इसके लिए प्रॉपर वर्ड अगर आप यूज करें तो वो करें एक्सपोनेंशियल इंक्रीज, यानी एक्सपोनेंट का मतलब ये होता है जो पावर में इंक्रीज हो। ठीक है ना, मतलब 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से ऑनवर्ड आगे 32 पे पहुंच जाए। तो ह्यूमन पॉपुलेशन इस तरह से ही इंक्रीज हो रही है, क्योंकि देखें खाली ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं, जो पॉपुलेशन इंक्रीज का ट्रेंड है वो यही होता है, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज ही होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर रिसोर्सेज उसको मैच ना करें तो फिर ये प्रॉब्लम जनरेट करता है, और ये फिर मल्टी डायमेंशनल इश्यूज जनरेट करता है। आगे चलें जी, मैं आगे जा रहा हूँ जी। अच्छा जी, अब देखिए पॉपुलेशन बढ़ने की वजह क्या है। अब मैं आपको थोड़ा ये बता देता हूँ
पाकिस्तान में पॉपुलेशन बढ़ने की और वजूहत हैं, और जो ग्लोबल लेवल पे पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है वो और है। यानी जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था उसके बाद कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ी है? तो पहला फैक्टर ये है एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ बच्चों के, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन आया था, और जब एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन आया था तो फूड की अवेलेबिलिटी में इजाफा हुआ था। जब बेटर फूड अवेलेबल हुआ, लोगों की हेल्थ प्रॉब्लम्स थोड़ी बेहतर हुई, सॉल्व हुई, तो डेफिनेटली फिर पॉपुलेशन इंक्रीज की तरफ जो है वो सोसाइटी गई है। फिर दूसरा ये था कि पहले जो हमारे पास वेजिटेबल्स अवेलेबल नहीं होती थी, हम एग्रीकल्चर सेटल्ड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज नहीं करते थे। आयरलैंड में पहली मरतबा पोटैटो को एज ए स्टेपल क्रॉप ग्रो किया गया। स्टेपल क्रॉप वो होती है जो इजीली अवेलेबल हो, बड़ी आसानी से ग्रो की जा सके। उसके बाद एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया जिसको एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन कह रहे हैं हम, और बहुत सारी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो हैं उनकी ग्रोथ स्टार्ट हुई, जिसकी वजह से फूड की अवेलेबिलिटी बेहतर हुई और फूड क्राइसिस खत्म होना शुरू हुए। ठीक है। दूसरी बात यह, क्योंकि उस वक्त पॉपुलेशन थोड़ी थी तो लेकिन फूड भी कम था, लेकिन जब ये हमने एग्रीकल्चरल ग्रोथ किया तो फूड की अवेलेबिलिटी बढ़ने से तो बेटर फूड फैसिलिटीज लोगों को मिलना शुरू हो गई। इसके बाद जब रोड्स वगैरह, चैनल्स वगैरह बने, क्योंकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ आई, तो उसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज भी बेटर हुई, आपका लाइफस्टाइल इंप्रूव हुआ, आपने बेटर डाइट करना शुरू की तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हुआ, लोगों ने बीमारियों के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया, फाइट करना शुरू कर दी। फिर उसके बाद आप ये याद रखें कि जो बहुत बड़े मतलब जो आप ये कह लीजिए कि पास्ट में ना जैसे पेंडेमिक होते हैं, जैसे अब कोरोना वायरस है, इस तरह की जो डिजीजेज हैं, एपिडेमिक्स, पेंडेमिक्स, ये आती रही हैं। इसमें एक प्लेग जो है वो बीमारी बड़ी खतरनाक है, लेकिन 1720s के बाद वो भी डिसअपेयर होना शुरू हो गया। ये एक फैक्टर है, इसकी वजह से ना डेथ रेट कम हुआ है। इवन मलेरिया जो थी, मलेरिया एक ऐसी बीमारी है बच्चों जिसमें दुनिया में सबसे ज्यादा डेथ मलेरिया फीवर की वजह से हुई है, और आज के दौर में आप मलेरिया को कोई बीमारी कंसिडर ही नहीं करते, ये बहुत इजीली ट्रीटेबल है। तो ये चीज ध्यान में रखें, ये बीमारियों की डिसअपेरेंस हुई है, और उसकी वजह एक तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस बेहतर हुई हैं, दूसरा उनकी डायग्नोसिस इंप्रूव हुई है, और अल्टीमेटली इन सारी चीजों ने डेथ रेट को कर्टेल करना शुरू कर दिया। आपकी सैनिटेशन बेहतर हुई, आपने टाउन और सिटीज को प्रॉपर वे से इंप्रूव करना शुरू कर दिया। इसके बाद जनाब जो वॉर्स होती थी, जो कि सम टाइम आप हिस्ट्री में देखें तो ऐसी वॉर्स हैं जो एक लॉन्ग टाइम पीरियड तक चलती थी, तो आप ये कह लीजिए नो डाउट कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई, उसमें बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ, लेकिन पहले चूंकि पॉपुलेशन भी बहुत कम थी और वॉर्स बड़ी प्रोलॉन्ग होती थी, तो उस तरह की जो वॉर्स हैं वो कम होना शुरू हो गई, जिसकी वजह से अल्टीमेटली फिर डेथ रेट कम हुआ। तो आप ये देखें, इसके बाद ये वो फैक्टर्स हैं जो कि ग्लोबल लेवल पे जनरेट हुए हैं, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ ही साथ ये जब फैक्टर्स बढ़ते गए हैं तो उसके बाद पॉपुलेशन बढ़ी है, क्योंकि आपकी डेथ रेट कंट्रोल हुई है, और बर्थ रेट तो डेफिनेटली आपकी फिर बढ़ी है। अच्छा, जब डेथ रेट कम होगी तो बर्थ रेट इंक्रीज होगी। अच्छा, ये सिनारियो तो है ग्लोबल लेवल पे। अब पाकिस्तान में पॉपुलेशन बढ़ने की वजूहत कुछ और है, खासतौर पे पाकिस्तान कह लें या जो डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं उनमें पॉपुलेशन इंक्रीज की कुछ और वजूहत होती हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अच्छा बच्चों, इसमें सबसे पहले तो यह है कि पाकिस्तान में वैसे फर्टिलिटी रेट ज्यादा है, इसके अलावा हमने बहुत सारी फैटल डिजीजेस को काफी हद तक कंट्रोल भी कर लिया हुआ है, हमारे जो बच्चों की डेथ रेट है वो कंट्रोल हो चुकी है, कर्टेल हो चुकी है, कम हो चुकी है, होती है बच्चों में डेथ रेट, लेकिन एज कंपेयर टू अर्लियर कम है। लैक ऑफ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज हैं, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज नहीं है तो जो कॉन्जुगल एक्टिविटीज हैं वो सोर्स ऑफ रिक्रिएशन बन जाती है। इसके बाद मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, यानी मेल बेबी डिजायर जिसको बोलते हैं, उस मेल बेबी डिजायर की वजह से भी पॉपुलेशन बढ़ती है। फिर पाकिस्तान में अर्ली मैरिजेस का कॉन्सेप्ट भी है, यानी बच्चों की शादियां जल्दी कर दी जाती हैं तो डेफिनेटली उनके बच्चे ज्यादा होते हैं। फिर इसके बाद लो स्टेटस ऑफ वुमेन है, जो वुमेन है उनका स्टेटस मतलब उनको एज कंपेयर टू मेन जो है वो लो स्टेटस दिया जाता है। तो वही अगेन फिर वही फैक्टर आ जाएगा कि मेल बेबी डिजायर की वजह से भी पॉपुलेशन बढ़ रही है।
जॉइंट फैमिली सिस्टम है बच्चों, जॉइंट फैमिली सिस्टम में बेसिकली डिवीजन ऑफ लेबर वाली बात है कि जब आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे होते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जरा कम होती है, जिसकी वजह से यू कैन प्लान फॉर बिग फैमिली। इसके बाद यहाँ का देखिए किसी कंट्री का जो क्लाइमेट होता है ना, उसकी इन्वायरमेंट ये कह लीजिए, वो मेच्योरिटी के हवाले से बड़ा अहम होता है। वार्म क्लाइमेट की वजह से लोग जल्दी मेच्योर हो जाते हैं, ठीक है, और डेफिनेटली उनकी शादियां भी जल्दी होती हैं। इसके बाद इलिटरेसी है, मतलब लोगों को पॉपुलेशन इंक्रीज के जो इसके ड्रॉबैक्स हैं, रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन के, उसके बारे में नो हाउ कम है। और इसके बाद ये रिलीजियस प्रैक्टिसेस की मिसअंडरस्टैंडिंग है। रिलीजियस प्रैक्टिसेस मिसअंडरस्टैंडिंग से मुराद ये है कि लोग ये कंसीडर करते हैं कि जो पॉपुलेशन प्लानिंग है दैट इज नॉट अलाउड इन इस्लाम, ठीक है। तो उस हवाले से भी लोग जो है पॉपुलेशन को कंट्रोल करना एंटी इस्लामिक कंसीडर करते हैं। और फिर इसके बाद है जी पॉलीगैमी। पॉलीगैमी का मतलब है कि मर्द हजरात को एक से ज्यादा शादियां जो है वो अलाउड है, तो ये भी एक पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह है। अच्छा, ये हमने कॉजेज डिस्कस किए हैं, हम किसी चीज को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, जस्ट हम वी आर डिस्कसिंग द कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन इन पाकिस्तान। यहाँ तक अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है या चीज समझ में नहीं तो डिस्कस करें, फिर आगे चलते हैं जी प्लीज। कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम, कोई चीज समझ में ना आ रही हो जी? जी अच्छा, ठीक है। अच्छा, बेसिकली ये एक बच्चे ने क्वेश्चन किया रिक्रिएशनल फैसिलिटीज। देखिए मैंने कहा कि जैसे आप बाहर जो डेवलप्ड सोसाइटीज हैं उनके लिए जो रिक्रिएशनल फैसिलिटीज हैं, पार्क्स हैं, या इस तरह की जो आप जाके बाहर जाके अपने मतलब जिसको ये कह लीजिएगा रिक्रिएशनल एक्टिविटीज करते हैं, वो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती हैं। यहाँ पाकिस्तान चूंकि डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ पे वो अपॉर्चुनिटीज कम हैं या वो बहुत ज्यादा कॉस्टली हैं। तो जो कॉन्जुगल एक्टिविटीज हैं, सेक्सुअल एक्टिविटीज हैं, दे बिकम अ सोर्स ऑफ रिक्रिएशन। ये एक रीजन है, बकायदा इसके ऊपर रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं, जिसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ सकती है, ठीक है। तो ये एक वजह बनती है जी पॉपुलेशन की। अच्छा, मैं अब आगे चल रहा हूँ बच्चों। ये देखें जी, ये देखिए पॉपुलेशन बढ़ने से क्या होता है। देखिए पॉपुलेशन बढ़ने से कि इसके जो इफेक्ट्स आते हैं वो जो जनरल है वो आपको पता ही होगा कि नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा यूज होना शुरू हो जाएंगे, फूड डिमांड्स बढ़ेंगी, वेस्ट ज्यादा जनरेट होगा, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, क्राइम रेट, एनर्जी क्राइसिस बढ़ेंगे। और इसके अलावा आपके सिटीज भी ओवर क्राउड होंगे, यानी सिटीज के अंदर डेफिनेटली एरिया कम और पॉपुलेशन बढ़ेगी। तो ये तो इसके जर्नल इम्पैक्ट्स हैं। अब मैं कुछ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स डिस्कस करने लगा। ये बच्चों डायग्राम बड़ी इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स। इसमें जरा गौर करें, वो कह रहा है जी यहाँ पे कि ये जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होती है ना, जब ये होती है तो हमारी लैंड डिवाइड होना शुरू हो जाती है। मतलब फॉर्म्स जो हैं वो हमारे सब डिवाइड होंगे स्मॉल प्लॉट्स के अंदर, और अल्टीमेटली फिर लैंड कम पड़ जाएगी और पॉपुलेशन बढ़ेगी तो लैंड उसको सपोर्ट नहीं कर पाएगी। अच्छा, अब आप फिर क्या करेंगे, अब जरा ध्यान में रखिए, जब पॉपुलेशन बढ़ेगी आपको सबसे पहले फूड की जरूरत पड़ेगी, आप ओवर कल्टीवेशन करेंगे। आप जितना ज्यादा ओवर कल्टीवेशन करेंगे उतनी सॉइल इरोजन भी बढ़ेगी और आपकी जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी कम होगी। तो सबसे पहले तो पॉपुलेशन बढ़ने से इन्वायरमेंट पे ये इम्पैक्ट आया कि आपने जब ओवर कल्टीवेशन की तो ओवर कल्टीवेशन से बच्चों आपकी सॉइल इरोजन और फर्टिलिटी कम हुई, सॉइल इरोजन बढ़ी और लैंड की फर्टिलिटी कम हुई। अच्छा, फिर आप जरा इधर आ जाएं इसी डायग्राम पे। अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी आप ओवर फिशिंग करेंगे। बच्चों ओवर फिशिंग करेंगे तो आपके जो मेरीन स्टॉक्स हैं, मेरीन रिसोर्सेज हैं, वो भी डिप्लीट होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, इसके बाद आप जी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए आप पोचिंग करेंगे। पोचिंग कहते हैं हंटिंग को। बच्चों अगर आप वाइल्ड लाइफ की हंटिंग ज्यादा करेंगे तो वहां पे इलीगल एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाएंगी, ड्रग कंजम्पशन बढ़ेगी और बायोडाइवर्सिटी लॉस भी होगा। फिर एक और ये भी इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट आ रहा है और इवन आपकी हेल्थ के ऊपर भी आ रहा है। ये इन्वायरमेंट के यानी कि एक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के इम्पैक्ट्स हम पढ़ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू इन्वायरमेंट एंड हेल्थ। अच्छा बच्चों, एक और इम्पैक्ट यहाँ पे दिखाया हुआ है इस डायग्राम के अंदर कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बढ़ेगी
यानी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो लोग सिटीज में मूव करेंगे। और बच्चों जब लोग माइग्रेट करते हैं ना तो बहुत सारी डिजीजेस को लेकर वो माइग्रेट कर रहे होते हैं, क्योंकि वहां पे ऐसे लोग भी होते हैं जिनके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होती है और उनके अंदर रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स पाई जाती हैं। ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो जिनके ऊपर एंटीबायोटिक्स असरअंदाज नहीं होती, तो ये बीमारियां भी माइग्रेट होती हैं, जिसका फिर इम्पैक्ट जो है वो इवन वर्ल्ड तक जाता है, पूरी दुनिया तक जाता है। फिर आप देखें कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से आप जब माइग्रेट करते हैं तो माइग्रेट करते हैं तो उसके इकोनॉमिक प्रेशर्स आते हैं दुनिया के ऊपर। फिर आप देखें कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से आप जब ओवर कल्टीवेशन करेंगे तो आपको लैंड चाहिए बच्चों। वो लैंड आप कैसे एक्वायर करेंगे? आप डिफॉरेस्टेशन करेंगे, ठीक है, आप वेटलैंड्स की ड्रेनिंग करेंगे, इरिगेशन, ओवर इरिगेशन करेंगे। ये सारी चीजों से आपका वाटर रिसोर्सेज भी डिस्टर्ब होंगे, आपकी फिशरीज भी लॉस होगी, आपकी लाइफ एक्सटिंक्शन भी होगी, डिफरेंट स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी भी खत्म होगी और इवन ग्लोबल वार्मिंग भी आएगी, क्लाइमेट चेंज भी आएगा जब आपके वाटर रिसोर्सेज कम होना शुरू हो जाएंगे। और ये आप देखें कि ओवर कल्टीवेशन करने से आपकी सिल्टेशन भी होगी रिवर में, यानी रिवर्स के अंदर सॉइल इरोजन की वजह से मट्टी इकट्ठा होना शुरू हो जाएगी और फ्लडिंग भी होगी। तो ये सारी चीजें आप जरा गौर कर लें कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के साथ लिंक करती हैं और अल्टीमेटली बच्चों इनका इम्पैक्ट जो है वो ग्लोबल लेवल तक चला जाता है। अगर किसी जगह पे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होती है एक एरिया में, तो उसके इम्पैक्ट जो है वो नियर बाई एरियाज या कंट्रीज के अंदर भी आ सकते हैं, क्योंकि माइग्रेशंस की वजह से सिविलाइजेशनल क्लैशेस आ सकते हैं, क्राइम रेट का इंक्रीज और डिक्रीज होना, ये सब चीजें पॉसिबल है। इसलिए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एक ऐसा थ्रेट है जिसके मल्टी डायमेंशनल इम्पैक्ट्स हैं, ठीक है। अब एक मैं मजीद चीज यहाँ पे आपसे डिस्कस करूंगा। ये देखें एक ग्राफ है बच्चों, ये ग्राफ बड़ा ही अहम है, ये दो चीजों को इंडिकेट कर रहा है। ये अलोंग वाई एक्सिस हमने कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशंस ली हैं और अलोंग एक्स एक्सिस हमने टाइम पीरियड लिया है। अब जरा गौर करें, ये जो रेड वाले डॉट्स है ना, ये ग्लोबल पॉपुलेशन को इंडिकेट कर रहे हैं और जो ब्लू वाले डॉट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन को इंडिकेट कर रहे हैं। अगर इस ग्राफ को मैं एक लाइन में एक्सप्लेन करूं तो इसकी एक्सप्लेनेशन ये होगी भाई कि जैसे जैसे ग्लोबल पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन भी इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब हो गया कि देयर इज अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन पॉपुलेशन एंड CO2 एमिशन, यानी यू कैन से देयर इज अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन पॉपुलेशन एंड पोल्यूशन। The reason is that more people, more human activities, more waste generation, and more pollution. So more population generates more pollution. ये चीज याद रखिए कि जो CO2 का बड़ा प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ रहा है, जिसको क्लाइमेट चेंज कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, उसकी एक बहुत बड़ी स्टिमुलेंट, उसका एक बहुत बड़ा मुहर्रक जो है वो आपकी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन डायरेक्ट इम्पैक्ट डालती है आपके इन्वायरमेंट के ऊपर। ये जो MMTC है ये यूनिट है मिलियन मेट्रिक टन, ठीक है। ये इसमें कार्बन को हमने बर्न किया है और कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन जो है डे बाय डे इंक्रीज हुई है। तो आप देखें कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बच्चों बढ़ रही है वैसे वैसे एमिशंस भी बढ़ती जा रही हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है जो पॉपुलेशन के हवाले से आपने ध्यान में रखना है। अच्छा, इसके बाद बच्चों यहां तक बात क्लियर हुई है जी? हाँ जी, समझ आई? देखो भाई, बताओ बच्चों कोई प्रॉब्लम हो अगर यहां तक तो। क्लियर है? अच्छा, वेटलैंड इरिगेशन का ये क्वेश्चन किया इन्होंने। वेटलैंड इरिगेशन का मतलब ये है कि बुनियादी तौर पे वेटलैंड होते हैं जो वाटर रिसोर्सेज हैं, वाटर एरियाज जहाँ पे रिसोर्सेज पाए जाते हैं, और इरिगेशन का मतलब है कि वहां से वाटर लेके आप इरिगेट करें लैंड को और वहां पे आप जो है वो कोई कल्टीवेशन करें, ठीक है। तो अगर वेटलैंड इरिगेशन आप ज्यादा करेंगे तो वाटर रिसोर्सेज जो है वो डेफिनेटली कम होना शुरू हो जाएंगे। और दूसरी चीज ये है कि वैसे अगर आप ओवर इरिगेशन करेंगे तो ओवर इरिगेशन का इम्पैक्ट क्या होता है कि ओवर इरिगेशन से सैलिनिटी और वाटर लॉगिंग आती है और अल्टीमेटली उससे अगेन जो सॉइल है वो इनफर्टाइल होती है। अच्छा बच्चों, आगे मैं आज क्योंकि मीटिंग ये 5 मिनट रह गए हैं, लेकिन मैं चीज क्लियर कर दूं कि पॉपुलेशन प्लानिंग क्या होती है बच्चों। व्हाट इज पॉपुलेशन प्लानिंग?
लोग ये समझते हैं कि पॉपुलेशन प्लानिंग का मतलब ये है कि आप बच्चों की तादाद कम करें, बच्चे कम पैदा करें, ये गलत मीनिंग है, ऐसा नहीं है। असल में पॉपुलेशन प्लानिंग का मतलब होता है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ पॉपुलेशन। देखिए, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कि यू मस्ट एडजस्ट योर पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू योर रिसोर्सेज, यानी यू हैव टू ऑप्टिमाइज द साइज ऑफ पॉपुलेशन। अगर आप अपने पॉपुलेशन के साइज को ऑप्टिमाइज कर लेते हैं तो उसके लिए जो आप प्लानिंग करेंगे उसको पॉपुलेशन प्लानिंग कहा जाता है। बच्चों, फ्रांस की मैं एग्जांपल देता हूँ। फ्रांस में जो पॉपुलेशन प्लानिंग प्रोग्राम उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था, उसमें बकायदा वो लोगों को इंसेंटिव देते थे पॉपुलेशन बढ़ाने के हवाले से, ठीक है, क्योंकि उनके पॉपुलेशन कम और रिसोर्सेज ज्यादा थे। कनाडा की एग्जांपल ले लें आप। कनाडा जो है, वहां पे लोग अब जा रहे हैं, माइग्रेट करते हैं। तो मैंने कल भी शायद एग्जांपल आपको दी थी, वो अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है। तो मतलब ये है कि वहाँ रिसोर्सेज ज्यादा है, पॉपुलेशन कम है। लेकिन हमारे जैसे जो कंट्री है, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वहां पे रिसोर्सेज या जो एक्सप्लोरेशन ऑफ रिसोर्सेज है वो बहुत वीक है, और मैनेजमेंट क्योस है, जिसकी वजह से यहाँ की जो ह्यूमन बींग्स यानी पॉपुलेशन अगर बढ़ेगी तो मजीद क्योटिक सिचुएशन डेवलप होगी। तो इसलिए हमारे लिए पॉपुलेशन प्लानिंग ये होगी कि हम किसी तरीके से पॉपुलेशन को एडजस्ट करें अकॉर्डिंग टू द रिसोर्सेज, और ह्यूमन जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है उसको हम कर्टेल करें, ठीक है। अगर पॉपुलेशन प्लानिंग प्रॉपरली ना की हो तो डेफिनेटली बच्चों, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी डेफिनेटली प्रोग्रेस नहीं होती, इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं होती, और सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस जो है वो प्रिवेल नहीं होता, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी आती है, और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी होती है। अब ये तो हो गया जी कॉन्सेप्ट। इसके बाद बच्चों, ये मतलब यहाँ तक मैं आपको करवा रहा हूँ, 2 मिनट रह गए। कुछ चीजें अभी आगे हैं, कुछ पाकिस्तान के हवाले से, और कुछ ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कल जो है मैं करवाऊंगा। इसको आगे ऑनवर्ड कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक आपने कोई चीज पूछनी है तो पूछ लें, ये भी मैं आपको सेंड कर देता हूँ, और साथ में एसिड रेन का जो मेरा रिकॉर्डेड लेक्चर है वो भी मैं आपको सेंड कर देता हूँ, ठीक है। तो वो भी आपने सुनना है, और ये तो आपने अटेंड कर ही लिया है, लेकिन इसको जब दिल चाहे आप सुन सकते हैं। मैं इसको ना सेंड कर दूंगा अभी, ठीक है, उसके अंदर, ग्रुप के अंदर। इसमें बताएं जी, कोई क्वेश्चन करना है तो प्लीज। अच्छा, ये कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं एयर पोल्यूशन वाला लेक्चर नहीं मिला। ये एयर पोल्यूशन का लेक्चर तो मैंने सेंड किया है ग्रुप में आप लोगों को क्यों नहीं मिला? जो रिकॉर्डेड लेक्चर है, रिकॉर्डेड है, मतलब वो रिकॉर्ड हुआ हुआ है। नहीं मिला तो मैं फिर दोबारा सेंड कर देता हूँ। एक बच्चा कह रहा है मिल गया, एक कह रहा है नहीं मिला। अच्छा, जिसको नहीं मिला उसको मैं इंडिविजुअली सेंड कर देता हूँ, ठीक है जी। ओके जी, ओके। ये क्वेश्चन किया है किसी ने, वाटर लॉगिंग क्या होती है? वाटर लॉगिंग का मतलब ये होता है कि पानी अगर आप इरिगेट ज्यादा करेंगे तो वो नीचे परकुलेट करेगा, जब वो सॉइल में इकट्ठा होगा और सॉइल के अंदर इस लेवल पे इंक्रीज हो जाएगा कि वहां पे प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाएंगे, तो उसको वाटर लॉगिंग कहा जाता है, जिसको आप उर्दू में सीम कहते हैं। सीम और थोड़ आपने प्रॉब्लम सुना होगा, सीम और थोड़, जिसको ट्विन प्रॉब्लम्स कहा जाता है। इसके बारे में डिटेल से पढ़ाऊंगा वैसे आप। ले जी, अल्लाह हाफिज बच्चों जी। ओके, ओके जी, ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज, अल्लाह।